नमस्कार, मैं निर्मल वैद। आज जम्मू में एक शास्त्रीय संगीत गायिका जो मेरी छोटी बहन भी है, डॉक्टर जसमीत कौर, जम्मू के एक महाविद्यालय में संगीत की प्राध्यापिका है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। संगीत आपको विरासत में मिला आपकी माँ द्वारा, तो बचपन से कब आपका संगीत की तरफ रुझान हुआ जो आपने इस ओर तय किया कि मुझे संगीत सीखना है? सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एक यहाँ आपका आना हुआ, आप एक शादी में आए लेकिन आपको लगा कि इसका इंटरव्यू लेना चाहिए और आपने मेरा इंटरव्यू लिया। वेरी मच थैंकफुल। और भैया से आपसे मेरा जो परिचय है वो तो घर की, हम तो एक ही फैमिली से हैं। तो आपने पूछा कि मेरा संगीत की तरफ कैसे मैं झुकी, मेरा झुकाव कैसे हुआ। तो मुझे लगता है मेरे ब्लड में ही था संगीत। और जैसे मेरे गुरुजी का कहना है कि संगीत के करने के लिए एक जन्म नहीं, बहुत सारे जन्म लेने पड़ते हैं। तो कोई एक जन्म है ये मेरा, वो अभी जो सफ़र है वो अभी चल रहा है। तो अभी इसमें सीखा है थोड़ा, फिर अब इसके बाद क्या होगा मुझे मालूम नहीं। मम्मी को बचपन में गाते हुए सुना। नाना जी मेरे रागी थे और वो अच्छे ध्रुपद गाते थे और तबला बहुत अच्छा बजाते थे, तो उनको गाते हुए सुना। तो एक तरह से घर में तो हमें माहौल था ही, लेकिन वो माहौल के साथ साथ आपके जब ब्लड में होती है वो चीज़, तो वो आपको अडॉप्ट नहीं करना पड़ता है। वो आपको लगता है कि आप उसमें उसी में आपका वही एक लाइफस्टाइल ही है। वो मम्मी को गाते सुना। मम्मी रेडियो कॉन्सर्ट्स करती थी, मुझे ले जाती थी। तब जम्मू में बहुत सारे कॉन्सर्ट्स होते थे जिसमें क्लासिकल परफॉर्मेंसेस होती थी, क्लासिकल के परफॉर्मेंसेस होते। तो मम्मी रात को स्पेशली मम्मी पापा मुझे सुनाने के लिए ले जाते थे। मुझे अभी भी याद है, वहाँ से बिहार से फिर मैं बब्बा से सीखी। तो बब्बा को मैंने बचपन में सुना था। मम्मी ने मुझे किसी टाइम पे मम्मी मुझे वहाँ उन्हें सुनाने के लिए ले गई। और शिव कुमार जी आते थे, बड़े बड़े महान संगीतकार हमारे यहाँ जम्मू आते थे। उन सबको मैंने यहाँ पे इसलिए सुन पाई क्योंकि मेरे पेरेंट्स का बहुत गहरा जो उनका जो था, एक सोच थी कि मैं संगीत का इसको वातावरण देना है, इसको संगीत की तरफ। लेकिन वो वातावरण से ज़्यादा आप उसमें जब पैदा होते हैं, आप वो माहौल घर में मिल रहा है आपको, घर पे गुनगुना रहे हैं। पापा मेरे बहुत अच्छे लिखते हैं, वो पोइट है। तो एक तरह से एक करना नहीं पड़ा, वो इट वाज इन द कला का पूरा माहौल था आपके घर में जी। और आपको कैसे पता लगा कि किस मतलब आपने कब गाना शुरू किया? इसमें गाना मैं वही बोल रही हूँ, मैंने बचपन से छोटे छोटे गाने, अच्छा उसमें ध्यान ये रखती थी कि कोई भी गाना सुनती थी वही गॉड गिफ्ट होता है एक। तो कुछ भी सुनना, हम ज़्यादा मैं लता मंगेशकर उनको सुनती थी, लता जी को। तो छोटी छोटी हरकतें वो नहीं निकलनी, तो वो एक चैलेंज हो जाता था कि ये हरकत निकल नहीं रही गले से, क्यों नहीं निकल रही। फिर वो गुनगुनाते रहना, वही प्रैक्टिस करते रहना। फॉर्मल जो टीचिंग है वो तो बड़ी लेटर ऑन स्टार्ट हुई है मेरी, मतलब उस समय मैं होंगी 12-13 साल की। लेकिन जो बचपन, जो बिल्कुल छोटी थी, मेरे 6-7 साल की, तब भी मम्मी ने किसी कंपटीशन में पार्ट दिलवाया, वहाँ फर्स्ट आई, वहाँ से भी एक एनकरेजमेंट मिली। फिर मतलब ये सिलसिला शुरू हुआ तो गाने का, स्टेज पे चढ़ने का, तो वो वहाँ से शुरू होता है। तो धीरे धीरे फिर जैसे 10 साल की हुई, 10-12 साल की हुई, तो लगा होगा कि अब इसको फॉर्मल भी सिखाना चाहिए। तो मम्मी थोड़ा थोड़ा शुरू किया। मम्मी ने मुझे भैरव सिखाया, भोपाली सिखाया। तो मुझे अभी भी याद है कि मम्मी ने मुझे सबसे पहले बोला कि ये लो, ये तानपुरा में ट्यून करके दिया और बोला ये तानपुरा लो और सा की प्रैक्टिस करो। अब वो सा की प्रैक्टिस दे दी मुझे करने के लिए, और सा की प्रैक्टिस घंटा आया नहीं कोई। तो मैं तो बोर हो गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तीसरे दिन के बाद मैंने बैठना बंद कर दिया। तो पापा मुझे बोलते हैं तू आर्टिस्ट नहीं बन सकती है, क्योंकि जिसकी बैठक नहीं होती वो आर्टिस्ट नहीं बन सकता। बस मुझे उसके बाद नहीं याद कि मैंने कभी
इस चीज़ से कोताही की हो कि मेरे को रियाज नहीं करना। मैं आई वाज ऑलवेज ऑन माई टोज कि मुझे रियाज पहले करना है, उसके बाद सब कुछ। अरे तो इस तरीके से। तो पहली सरगम माँ द्वारा ही आपने सीखी, जी। और उसके बाद विधिवत शिक्षा किस किस गुरु से आपने ली? पहला गुरु मम्मी, उसके अच्छा। बाद बीच बीच में नाना जी भी थोड़ा बहुत बताते थे। फिर नाना जी बाद में वो फिर बहुत बुजुर्ग हो गए तो उतना नहीं बता पाते थे। फिर मम्मी के ही एक कलीग थे पंडित पी एन राणा जी, उनसे सीखती रही मैं। 7-8 साल उनसे सीखी, उन्होंने बड़ी मेहनत की मेरे पे, उनसे सीखती रही। फिर उसके बाद मैंने जब एमए की तो मैं गुरुजी के पास दिल्ली चली गई। तो दिल्ली में पंडित पद्म भूषण पंडित राजन साजन मिश्रा जी, उनसे मेरी विधिवत तालीम, गंडा बंधन हुआ उनसे, और फिर तालीम शुरू हुई। और बनारस घराने की गायकी उन्होंने मुझे मतलब शुरू की सिखानी। और बीच में उन्होंने अपने पिताजी पंडित हनुमान प्रसाद मिश्रा जी बनारस, वहाँ भी गुरुजी ने भेजा कि तुम थोड़ा जाओ, वहाँ भी जाके आप उनसे भी सीख के आए? जी, मैं उनसे भी सीखी। तो इस तरीके से गुरुजी का बड़ा आशीर्वाद रहा। गुरुजी ने बहुत, उनकी कृपा रही कि उन्होंने मुझे बहुत प्यार से, और मैं आपको अगर बताऊं भैया तो क्योंकि आप लोग भी दिल्ली में वहीं थे, आपके घर से ही मैं जाती थी, आपको याद होगा जी जी। कि दिल्ली आपके घर आती थी मम्मी के साथ, और वहाँ रहती थी, और वहाँ से गुरुजी के पास जाती थी। फिर हम रात को आते थे, जमुना पार से हम जाते थे कीर्ति नगर, रमेश नगर। हाँ। और वो मतलब पूरा दिन आप सोच सकते हैं, उसमें सिर्फ हमें 2-3 घंटे आराम करने के मिलते थे, बाकी पूरा टाइम गुरुजी सिखा रहे होते थे। क्योंकि जमुना पार से रमेश नगर जाने में कम से कम 1-1.5 घंटा लगता था। फिर उसके बाद शुरू हो जाता था सिखलाई, 9:30-10 बजे शुरू हो जाता था गुरुजी का सिखाना, और फिर वो 2-3 बजे तक सिखाते थे। 3 बजे जाके खाना खाना, और शाम को 5 बजे फिर बैठना, और 10 बजे रात को छोड़ते थे। और लगातार ये मतलब कितने साल गुरुजी मुझे ऐसे सिखाते रहे। मुझे उन्होंने टाइम दिया। आई वॉज वेरी लकी। मैं रियली, उन्होंने बहुत प्यार दिया और बहुत उनका आशीर्वाद था। तो संगीत एक तपस्या है। जी जी। और आपने उसी तपस्या की तरह से इसको है। लिया। जी। फिर आपकी पढ़ाई जो साथ साथ पीएचडी आपकी कब हुई और किस विषय पे आपने पीएचडी की? मैं जब गुरुजी के पास गई थी उस समय जस्ट मैं बीए करके निकली थी। तो एमए किया मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, वहाँ से मेरा गोल्ड मेडल आया, वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट थी मैं। फिर मेरे को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मैं कॉलेज में काम करती रही, फिर वहीं पे परमानेंट हुई। तो उन दिनों मैंने सोचा नहीं कि मैं पीएचडी करूँ, क्योंकि मैं गाने के बारे में इतनी सीरियस थी कि मुझे लगता था कि पीएचडी करने से हो सकता है मेरा गाना ना छूट जाए, क्योंकि लिखना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, ये सब डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, उसमें मेरा टाइम जाएगा तो रियाज छूटेगा। तो आई वॉज नेवर सीरियस अबाउट पीएचडी। बट फिर चेंज जो हुआ सिनेरियो सारा, जॉब में भी चेंज हो गया, तो मुझे लगने लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं मैं लैक कर रही हूँ, तो मुझे ये करना चाहिए। तो मैंने फिर एनरोल किया अपने आप को, और मैंने फिर पीएचडी की। मेरी पीएचडी गुरमत पे है, गुरमत संगीत पे है। फिर मैंने पीएचडी करके वो इन जॉब इन सर्विस ही मैंने पीएचडी की। और अच्छा, ये गुरमत संगीत क्या होता है? ऑडियंस जानना चाहती है कि सभी आपके सुनने वाले गायक नहीं है, जी जी जी, आम लोग आपको सुनेंगे। जी जी। तो गुरमत संगीत क्या है, इसके बारे में बताइए। गुरमत संगीत से जो एक आम आदमी के लिए जो गुरमत संगीत है, गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज जो जितनी भी गुरबानी है, गुरबानी मतलब गुरुओं द्वारा, और गुरु ग्रंथ साहब की बानी जो उसमें भक्तों ने बानी रची है, गुरुओं ने बानी, बहुत सारे संतों की बानी है संतों उसमें। की बानी है। और गुरु ग्रंथ साहब एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सेकुलर बात की गई है, एक सेकुलरिज्म के बारे में बात की गई है, जिसमें किसी कास्ट को नहीं अलग रखा गया। सब कास्ट को इकट्ठे लेके एक
एक नाम ते सब जग उपजया, उस एक को लेके बात की गई है। तो उसके जो उसमें जो शब्द है, शब्द मतलब जो उसमें जो बानी, जो गुरुओं की संतों की जो बानी है, उसको जब गाया गया है तो वो गुरबानी है, वो ही गुरमत है। गुरमत मतलब गुरु का मत, गुरु का मत, बिल्कुल गुरु ने भैया। जो सीख दी, जी। वो जो उन्होंने अपने शब्दों द्वारा हमें समझाने की कोशिश की, वही उनकी जो मत है, वो हम जब गुरबानी के रूप में गाते हैं, वो फिर उन्होंने उसको ऐसे ही नहीं किया, उन्होंने फिर उसको रागों में रचित, रागों में उसकी रचनाएं की। तो रागों में उनका जो रचने का जो इतना बड़ा उनका जो उन्होंने काम किया कि उस समय उन्होंने ये सोचा कि इनको, इस बानी को मैंने रागों में, और ये बहुत हम लकी समझते हैं कि गुरबानी को प्रॉपर रागों में रचना, तालों में बताए गए हैं, ताल बताए गए हैं, राग बताए गए हैं, ताकि एक आम आदमी भी कह सके कोई भी शब्द कहना है तो किस तरीके से कहना है, उसको किस राग में कहेंगे तो उसका वो फ्लेवर, उसका वो जो उसके, जो उसकी उस शब्द की, उस बानी की जो मतलब है, वो मीनिंग इजीली फ्लोट हो, इजीली आम जनता में जाए, और वो उसका जो फ्लेवर, वो उसका जो सेंस, फील है, जो वो फील महसूस हो, आपको महसूस होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये यही विषय था आपका? मेरा विषय था गुरबानी संगीत की सांगीतिक, साहित्यिक और सामाजिक महत्व। समाज, ये इसका मतलब 3, सांगीतिक भी, सामाजिक भी और साहित्यिक भी, तीनों को लेके उस पे मैंने शोध किया है। क्या बात है जी, बहुत ही रोचक शोध किया है। अब मैं चाहूंगा कि कुछ आप थोड़ा सा दर्शकों को सुनाएं भी हमारे, जरूर। ठीक है ना? जो सब पसंद करें, जो आपका सबसे पसंदीदा राग है, आप उससे शुरू करें। जरूर। मेरे पसंद के राग तो बहुत सारे हैं, लेकिन गुरुजी का मैंने बोला वो बहुत मेहनत करते थे, बहुत सिखाते थे, वो गायकी को सिखाते थे एक्चुअली। चाहते थे मेरी ये गायकी जो है ये ले सके, तो बारीकियां सिखाते थे उसकी। तो ये जोग उन्होंने सिखाया था, ये सुनाऊंगी थोड़ा सा। सुर के साधे, सुर के साधे, होत ज्ञान सब रागन को, सुर के साधे, सुर के सुरन के सुरन के साधे, सुर
साथ सुर के साथ सुर के साथ रे सुर के साथ सुर के साथ सुर के साथ क्या बात है जी, एकदम हम दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। इस सच में संगीत में एक ऐसा जादू है कि आप जब भी अच्छा संगीत सुनेंगे आपके पूरे शरीर में एक स्फूर्ति सी आएगी, एक बहुत ही अच्छा भाव आएगा। बिल्कुल। तो संगीत से मैंने अभी कई जगह पढ़ा है और जाना भी है, संगीत से हमारा ट्रीटमेंट भी होता है। बिल्कुल अगर हम डिप्रेशन में हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनका इलाज संगीत से होता है। बिल्कुल। और क्लासिकल संगीत इसी की देन है। ध्रुपद उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, पूरे दुनिया में जो ध्रुपद गाया जाता है। लेकिन मैं एक अलग सा भी थोड़ा प्रश्न पूछूंगा बीच में, क्या कारण है कि क्लासिकल के प्रति रुझान सुनने वालों का बहुत कम होता जा रहा है? आप उसमें किसका दोष मानते हैं? पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता कि कम होता जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ता जा रहा है। बल्कि अब तो जो यंग जनरेशन है वो भी बहुत काम कर रही है इसके ऊपर, शास्त्रीय संगीत को बढ़ाने में। हाँ, हमारी जो गवर्नमेंट सरकारी संस्थाएं हैं वो कुछ लैग कर रही हैं, पता नहीं कहाँ लैग हो रहा है, क्या हो रहा है वो समझ नहीं आ रहा है, कहाँ पे कमी है। जबकि सरकार का जोर है कि जो हमारा क्योंकि शास्त्रीय संगीत मेनली हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है। जी, बिल्कुल हमारे हिंदुस्तानी कल्चर को दर्शाता है। जो एक हम वर्ल्ड में जब खड़े होते हैं तो हमारा जो कल्चर है उसमें वन ऑफ द फैक्टर इज शास्त्रीय संगीत, बिल्कुल है ठीक ना? बात है। तो शास्त्रीय संगीत को सरकार की तरफ नो डाउट सरकार तो बढ़ाती है, बट संस्थाएं अभी भी उस तरीके से काम कर नहीं पा रही हैं जिस तरीके से होना चाहिए। क्योंकि शास्त्रीय संगीत एक धरोहर भी है ना हमारी, उस धरोहर को हमने संभालना है। बिल्कुल ठीक और बात है। उसको संभालने के लिए इंटरेस्ट भी पैदा करना है। वो इंटरेस्ट एक तरीका तो है प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा करो, दूसरा इंटरेस्ट ये है कि यंगर जो जनरेशन है उसको एनकरेज करो, उनको एनकरेज करो। जब वो कुछ कर रहे हैं तो उनको सम्मानित किया जाए, उनको बुला के उनको एक्नॉलेज किया जाए। जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी तो यंगर जनरेशन, आज देखिए महंगाई तो है, सबको मालूम है, सबको कमाना भी है, तो अपना ब्रेड एंड बटर तो अर्न करने के साथ आपने शास्त्रीय संगीत करना है। शास्त्रीय संगीत ऐसा संगीत नहीं है जो आप एक ही दिन में सीख के, जैसे आजकल जो चल रहा है ट्रेंड की गली कूचे से भी उठ के सब गा बजा रहे हैं, जो स्पेंड कर सकता है तो वो अपनी एल्बम निकाल रहा तो दैट्स इट, हो गया। लेकिन शास्त्रीय संगीत में ऐसा नहीं है, वहाँ आपको पूरा डेडिकेशन चाहिए। यू हैव टू बी फुली डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर वट एवर यू आर डूइंग। ध्रुपद का कर रहे हैं या ख्याल का कर रहे हैं या ठुमरी का कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो डेडिकेशन ही तो हमें बनानी पड़ेगी ना बच्चों में। एक तो होती है खुद, जैसे हम लोग थे, हमें तो मतलब मुझे तो नहीं लगता, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं संगीत नहीं करूँगी। मैं तो बचपन से ही कहती थी मैंने कलाकार बनना है, मैंने गायक कलाकार बनना है। मुझे क्लास में भी आज भी क्लासमेट्स फ़ोन करते हैं, कहते हैं तू जसमीत तुम हमेशा बचपन से भी कहती थी मैंने संगीतकार बनना है, मैंने और कुछ नहीं करना। मतलब मेरी ज़िंदगी में और कुछ था ही नहीं इम्पोर्टेंस, ओनली मेरा संगीत और मैं। तो एक तो ये है, लेकिन एक है कि हमें बच्चों को एनकरेजमेंट भी देनी है कि हाँ इसमें कुछ रखा हुआ है, कुछ ऐसा हिडन है जो इसमें शास्त्रीय संगीत जो करता है वो सिर्फ शास्त्रीय संगीत नहीं करता, वो एक तरीके से अपने आप को हील भी करता है। साथ में वो अपने आप को भी हीलिंग कर, दूसरों को तो देता ही है, खुद को भी हील करता है। क्योंकि उसके लिए यू नीड टू बी ऑन एट पीस कैसे आएगा? उसके लिए एक तो आपको बड़ी चीजें छोड़ के शास्त्रीय संगीत करना है। आपको मतलब शादी हो रही है या कुछ हो रहा है, वो वहाँ से निकल के आना और आपको अपने संगीत से मतलब रखना है, तो वो उसके लिए डेडिकेशन चाहिए। तो वो डेडिकेशन एक तो होती है कुदरती, एक होती है बनानी भी पड़ती है। तो उसके लिए माहौल, उसके लिए
जगह जगह प्रोग्राम्स होते रहे, जगह जगह। तो जब ये सब होना शुरू हो जाएगा, हो रहा है कुछ सिटीज में तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे बॉम्बे अगर चले जाएंगे तो वहाँ तो पुणे जाइए आप, कानपुर, नागपुर, दक्षिण भारत में कर्नाटक, काफी दक्षिण है। भारत में जाइए, दिल्ली में भी माहौल है। लेकिन जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में शास्त्रीय संगीत का माहौल नहीं आपको मिलेगा। यहाँ हाँ आप बाकी संगीत चलते हैं, लेकिन शास्त्रीय संगीत की बहुत बिल्कुल कमी है। बहुत मुश्किल हो जाता है जम्मू कश्मीर में रह के शास्त्रीय Survive संगीत करना। सीखना, सरवाइव करना, हाँ। और उसके बाद में आप एजुकेशन भी दे रही है, पढ़ा भी रही पढ़ा रही है। है। एक बात और कहना चाहूंगा, पहली बार कल्चर मिनिस्टर में 3 कल्चर मिनिस्टर हैं। अच्छा, इस समय भारत में 3 कल्चर मिनिस्टर हैं। अच्छा। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। राइट। कल्चर की तरफ सरकार का बहुत बहुत ध्यान है। ध्यान है। मेरा कहने का अर्थ है कि आप संगीतकार तो बन रहे हैं, राइट गायक बन रहे हैं, हम ऑडियंस नहीं तैयार कर पा रहे। राइट। उसका मतलब वो कहाँ लैक हो रहा है कार्यक्रम में। और जब ऑडियंस ही नहीं आएगी, लाखों के कार्यक्रम होते हैं सरकार द्वारा और मुश्किल से 100 लोग बैठे होते हैं, इतना उसके बड़ा पीछे- खर्चा करने के उसके बाद भी। पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है। आज देखिए मीडिया का युग है और ग्लोबलाइजेशन है हर चीज में। अब आप सपोज किसी का प्रोग्राम है, प्रोग्राम आ गया अखबार में, न्यूज़पेपर में आया कि फलां दिन इसका प्रोग्राम है, लेकिन अब वो यूट्यूब पे आपको उपलब्ध है, तो लोग जो चाहते हैं कि हाँ आराम करेंगे। और मोर ओवर मेट्रो सिटीज़ में तो ये है कि लोगों के पास टाइम ही नहीं है, टाइम का भी कंस्ट्रेंट है। अब टाइम ना होने की वजह से एक वजह तो वो भी हो सकती है, दूसरी वजह यूट्यूब ये सब उपलब्ध है, तो लोग सोचते हैं हाँ जो पुराने लोग हैं, मैंने बॉम्बे में भी देखा, पुणे में भी देखा, और मतलब उन स्टेट्स में ये चीज़ है कि वो लोग आना ही है, उन्होंने लाइव सुनने की एक वो ऑडियंस live- है। हाँ, वो लाइव आते ही हैं आपको, चाहे वो यूट्यूब पे आपको फिर आपके बताते भी हैं कि हमने आपको यूट्यूब पे सुना था, तो वो स्पेशली देखने भी आते हैं। और आपको 10 प्रोग्राम होंगे, आपके 10 प्रोग्राम में आएंगी, वो ऑडियंस आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो ये यहाँ नहीं अभी तक कल्चर डेवलप हो चुका। नहीं, मैंने ये कल्चर मिनिस्टर से भी बात की थी, हमारे जी। जो पहले कल्चर मिनिस्टर थे डॉक्टर महेश शर्मा, जी जी कि हमें क्लासिकल कार्यक्रम स्कूलों में करना चाहिए। राइट। स्पीक जो में कर हमारे रहा है वो कॉलेजेस में करता है, नहीं, स्कूल्स में भी करता है वो बहुत एक संस्था कितने पूरे देश में कितना कर बस सकती है। वही है ना। मेरा ये मानना है कि प्रत्येक कलाकार को जी वो जिम्मेदारी ले, देश भर में लाखों की संख्या में क्लासिकल कलाकार है, अगर वो केवल 1 महीने में एक कार्यक्रम किसी भी स्कूल में जाके करें, राइट। 2 से 3 हजार बच्चे हाँ, एक स्कूल में है। हाँ, एक इंटरेस्ट क्रिएट एक जब तक आप सुनेंगे ही नहीं, जिसने वेस्टर्न म्यूजिक सुना वो वेस्टर्न म्यूजिक ही तो उसके नहीं। बाद सुनेगा। हाँ। और उस हिसाब से डीजे जितना चलता है। मैं और यहाँ पे एक आपको अपना मतलब ये मैंने खुद देखी हुई बात है। ये बात होगी 1990s की बात है ये। मैं एक टूर किया था मैंने, यहाँ पे केरल में था, स्पीक मैके का टूर था वो थी वहाँ पे बहुत बड़ी इनकी स्पीक मैके की बहुत एक हफ्ता चलने वाली उनकी वो थी एक इवेंट था पूरा। इवेंट, पूरा इनका इवेंट था। तो उसमें रविशंकर जी, पंडित भीमसेन जोशी जी, पंडित बिरजू महाराज जी, और मतलब पंडित वीजी जोग जी से मैं वहाँ मिली हूँ। आप सोच लीजिए किस लेवल के आर्टिस्ट वहाँ आए, मतलब मैं उन सब के दर्शन मैंने वहाँ किए। तो अब जो यहाँ से दिल्ली से हम लोग गए थे, यहाँ से जम्मू से गए थे, फिर दिल्ली से पूरा भारत इकट्ठा होकर वहाँ से एक पूरी बोगी हमारी थी और उसमें हम गए हैं। हर स्टेट से उन्होंने 2-2, 3-3 लोग लिए हुए थे। तो दिल्ली से जो गए थे वो 10 लोग थे शायद कि 15 लोग थे, आई डोंट रिमेम्बर नाउ। लेकिन कुछ बातें मुझे अभी नहीं भूलती। उसमें उन्होंने लड़के लड़कियां वो ले गए थे जो कानों में उन्होंने लगाए हुए वेस्टर्न म्यूजिक सुनते थे, लेकिन वहां पे रात भर वो क्लासिकल सुन रहे हैं। अरे वाह। मतलब कई बार उनको सुना, लेकिन आज की डेट में वो सारे क्लासिकल ऑडियंस बन चुकी है। बिल्कुल, जब तक आप सुनेंगे ही नहीं तो कैसे अभी हो सकेगा। राइट राइट। ये मैंने कहा, उन्होंने पूरे देश से कलाकारों को बुला के बिल्कुल। मीटिंग की थी एक, और उसमें कहा गया था कि हम इतने कार्यक्रम करते हैं क्लासिकल डांस के भी, क्लासिकल म्यूजिक के भी, लेकिन ऑडियंस नहीं होती। राइट। तो सब ने अपने सुझाव दिए। मैंने तो सबसे ये निवेदन किया था कि आप सारे देश के बड़े आर्टिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, हाँ। आप सब तय कीजिए 15 दिन में एक बार नहीं तो कम से कम 1 महीने में एक बार
जी। साल में 12 कार्यक्रम आप बिना फीस के राइट। किसी भी स्कूल में, आप अपने शहर के इतने सारे स्कूल हैं उनमें कार्यक्रम करना शुरू कीजिए, जिससे उनको टेस्ट लगे, उनको सुनने का, जो क्लासिकल को जब सुना ही नहीं तो उनको पसंद कैसे बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। मैं अपने कॉलेज में सेक्रेटरी बना, सबसे पहले मैंने यामिनी कृष्णमूर्ति का कार्यक्रम किया। राइट। दिल्ली में जाकिर हुसैन कॉलेज में कोई सोच नहीं सकता था कि उस कॉलेज में यामिनी कृष्णमूर्ति का भरतनाट्यम का कार्यक्रम हो रहा है। और वो जो एक इनिशिएटिव है ना, वो लेना पड़ेगा, तब तक वो होगा नहीं। लेकिन उसके साथ साथ एक ज़रूरत ये भी है, देखिए जो कलाकार है, कलाकार को भी तो मतलब उसको भी अपना पेट भी पालना है ना। नहीं नहीं, वो तो देखिए वो मिल रहा है, पेट तो तब पलेगा ना। देखिए जब आप, मैं तो कहता हूं वो स्वर्ण में काल होगा जिस दिन आपके टिकट खरीद के लोग आपका सुनने आएंगे। राइट। अभी तक हम सारे सरकारी कार्यक्रम पर टिके हुए हैं, राइट। और टिकट लेके देखने के लिए जब तक कलाकार स्वयं मेहनत नहीं करेगा उसके कार्यक्रम नहीं होंगे इस तरह से। आज बॉलीवुड वाले भी बड़े बड़े, आज जो 35-40 लाख रुपए ले रहे हैं एक कार्यक्रम के, वो सब 500-500 रुपए में कार्यक्रम किया करते थे। राइट। लेकिन उन्होंने इतने कार्यक्रम किए कि अपने आप को पॉपुलर किया, नहीं, उनके गाने हिट हुए। हमारे शास्त्रीय संगीत में भी लोगों ने जो फॉरेन में कैसे प्रचलित हुआ, बिल्कुल रविशंकर जी ने वहां जाके इसके लिए मेहनत की है, बिल्कुल उनका ठीक है। बहुत बड़ा योगदान है इसके बारे में। उन्होंने फॉरेन में जाके इतना पॉपुलर कर दिया कि लोग गले में सितार डाल के घूमते थे। ये इतना हद तक वहां पे तो इसको popular किया। आप लेकिन सहमत है ना हाँ, कि इसमें कलाकार को सबसे अधिक इनिशिएटिव, ये हाँ, इनिशिएटिव उसको कलाकार को लेना पड़ेगा। राइट। राइट। खाली एक स्पिक में के संस्था या संस्कृति मंत्रालय या राज्य के संस्कृति डिपार्टमेंट वो कितना कर सकेंगे। बिल्कुल। अब सभी डिपेंड करते हैं कि हमें सरकार से कार्यक्रम मिल जाए और हम परफॉर्म करके आ जाएं ना। वो डिपार्टमेंट ऑडियंस का ध्यान रखता है, अखबार में विज्ञापन निकाल देगा, खर्चा पूरा कर देगा ना। आर्टिस्ट कहते हैं कि वहीं पे लैग करते हाँ। हैं। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे कई प्रोग्राम्स होते हैं जम्मू में, बड़े बड़े कलाकार आए होते हैं और हमें पता ही नहीं होता। जब हाँ। वो परफॉर्म करके चले जाते हैं उसके बाद हमें पता चलता है कि प्रोग्राम था ठीक उनका, बात है। हम लोग मिस कर जाते हैं। अब वहाँ पे क्या किसकी कमी, पब्लिसिटी की कमी है। वहीं पे कोई और आर्टिस्ट आएगा जो क्लासिकल का नहीं है तो भरा हुआ हाल होगा, क्योंकि उसकी पब्लिसिटी हो बिल्कुल ठीक बात जाएगी है। और इनको पब्लिसिटी नहीं मिलती। जो क्लासिकल आर्टिस्ट हो उसको, उसके भी बैनर्स लगे। मैंने बॉम्बे में देखा लोगों को, वहाँ बैनर्स लगे होते हैं। बैनर से आप एकदम ये आर्टिस्ट फलां दिन आ रहा है, कम से कम 10 दिन पहले तो वो बैनर लग जाना चाहिए। नहीं, दिल्ली में लगते हैं तब नहीं आते। दिल्ली में 20-20 लाख रुपए की पब्लिसिटी होती है कार्यक्रम की। अच्छा। उसके बाद 500 लोग नहीं आ पाते। जी। नहीं, लेकिन बॉम्बे में ऐसा नहीं देखा मैंने। दिल्ली में तो ऑडियंस मिलती है। दिल्ली में मेरे जो 3-4 प्रोग्राम हुए हैं, मैंने तो ऑडियंस देखी है, अच्छी ऑडियंस। नहीं, वो संस्थाएं जो समाज सेवी संस्थाएं संगीत के ऊपर काम कर रही हैं, उन्होंने अपनी ऑडियंस बनाई है। इंदौर बहुत अच्छा शहर है। जी जी। इंदौर में वो सिर्फ लाइव सुनते हैं। राइट। और वहाँ अभय प्रशाल है, वहाँ 3500 की कैपेसिटी है। वो साल में चाहे 5 कार्यक्रम करें, उनकी मराठी ऑडियंस है सारी। राइट। और वो 3500 लोग बैठे हुए कार्यक्रम को सुनने आते बिल्कुल। हैं। पूना वो लाइव सुनते हैं, लाइव सुनते वो हैं, ट्रैक पर नहीं सुनते, लाइव म्यूजिशियन के साथ सुनते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो ये हम सबको इसको तैयार करना होगा। और इसके लिए मेरी भी संस्था है परिधि आर्ट ग्रुप, जिसमें हम पूरे देश में कार्यक्रम करते हैं। और मेरा सभी आर्टिस्टों के साथ यही निवेदन होता है कि हम सब मिलके इसको अच्छे ढंग से आगे करें, ताकि हम इस कला को आगे लेके जाएं। मेरे को एक और बात का दुख है, हमारी बहुत सारी गायकी समाप्त होती जा रही है। चेती कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगी, ठुमरी बहुत कम होती जा रही। जो मुगल काल में नहीं खत्म हुआ हमारा क्लासिकल, वो 75 वर्षों में देश में खत्म हो रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। इसके लिए आप क्लासिकल कलाकार क्या करें? मुझे नहीं लगता कि ये खत्म हो रहा है। मैं तो आए दिन सुनती हूँ, चेती भी गाई जा रही है, कजरी भी गाई जा रही है और ठुमरी भी गाई जा रही है। मुझे क्यों नहीं लगता, आई डोंट नो, क्योंकि मैं शायद यूट्यूब भी देखती हूँ। हाँ, नहीं, आप तो इससे जुड़े हुए हैं ना। हुई हूँ जो हाँ, मतलब आ जाके वही बात है कि इन चीज़ों की पब्लिसिटी कम हो रही है। पब्लिसिटी होगी तो आपको दिखे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी शैली कम हो रही है। ध्रुपद का थोड़ा सा महसूस होता है कि ध्रुपदीय कम है इस वक्त, लेकिन फिर भी
अच्छे अच्छे गाने वाले हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं क्लासिकल में, शास्त्रीय संगीत में, उपशास्त्रीय संगीत में। उपशास्त्रीय संगीत की विभिन्न शैलियाँ जो है, ठुमरी हो गई, चैती हो गई, कजरी हो गई, दादरा हो गया, कादरा हो गया, बहुत सारे जो शैलियाँ हैं उगाई जा रही हैं। और ध्रुपद के भी अच्छे अच्छे कलाकार हैं इस समय। मैं सबका तो नाम नहीं ले पाऊंगी। उदय भवालकर जी हैं, बिहार में बहुत सारे लोग हैं, गुंडेचा ब्रदर्स हैं। और ध्रुपद पे भी देखिए, आज के दौर में ध्रुपद भी गाया जा रहा है, बिल्कुल ठीक और बात है। शास्त्रीय संगीत ख्याल तो गाया ही जा रहा है। तो मेरे गुरुजी हैं, ख्याल में तो बहुत सारे लोग हैं। और कम नहीं हो रहा है, पब्लिसिटी कम है, पब्लिसिटी की बहुत कमी है, जो कि शास्त्रीय संगीत को बहुत पब्लिसिटी की ज़रूरत है। उसी लेवल पे पब्लिसिटी की ज़रूरत है जिस लेवल पे बॉलीवुड संगीत की पब्लिसिटी होती है, या फिर प्राइवेट एल्बम्स की पब्लिसिटी होती है। उस लेवल पे जब पब्लिसिटी होगी तो देखिए फिर शास्त्रीय संगीत। नहीं, ये पब्लिसिटी तो स्वयं कलाकार को ही स्वयं करनी पड़ती है, जो एल्बम भी निकालता है उसके लिए कोई बाहर से तो नहीं आता ना पब्लिसिटी करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो पब्लिसिटी जैसे मिली, और आर्टिस्ट जो है ना, आर्टिस्ट फिर आर्टिस्ट है ना, आर्टिस्ट डिस्करेज कब होता है? जब वो कर रहा होता है और उसको एक तो पब्लिसिटी उसको उस तरीके से मिल नहीं रही है, और दूसरा उसको एनकरेज करने की बजाय डिस्करेजिंग वर्ड्स कहे जाएंगे, तो वो नेचुरली आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट बड़ा नाजुक होता है, बड़ा सेंसिटिव होता है। बिल्कुल ठीक है जी। चलिए, अब चाहते हैं कि कुछ आपसे सुन लिया जाए, जी जी। क्योंकि अभी एक आपने अपने गुरुजी का सिखाया बताया हुआ आपने गीत गाया था। जी एक कोई भजन हो जाए। भजन तो सबको प्रिय होता है, और जी, ये भी मेरे गुरुजी का ही गाया हुआ भजन है, फिल्म में गाया था उन्होंने। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। चरण कमल की धूल बना मैं, चरण कमल की धूल बना मैं, मोक्ष द्वार तक आया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। हरि अनंत हरि रूप अनंता, हरि अनंत हरि रूप अनंता, कैसे कोई ध्यावे, कैसे कोई ध्यावे। राग रागनी के सुर सुर में, राग रागनी के सुर सुर में, हरि निज रूप दिखाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया अवसर पाया अवसर पाया। हाँ, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। अच्छा, कुछ आपने अपना कंपोज भी किया है? जी अब
वो सुनाइए। अपना कंपोजिशन की मैं बात करूं तो ये भी देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। गुरुजी का एक भजन गुरुजी ने कंपोज किया, वो भजन है, उससे मैं बड़ी मुतासिर थी, बड़ी इम्प्रेस्ड थी। वो भजन बड़ा ऐसे दिल को लगने वाला भजन है। तो उसी को सुन के मैंने, कहते हैं ना नकल, हाँ। नकल मारी और गुरुजी को बोला कि गुरुजी, और उनके चरणों में रख दिया। मैंने कहा गुरुजी ये मैंने ऐसे, इसको सुन के मुझे ऐसे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैंने किया। तो उन्होंने सुन के इतने खुश हुए और मुझे बोलने लगे अच्छा इसमें इसको इस तरीके से लेना। मैं आपको वो बताती हूँ कि कैसे उन्होंने बताया मुझे। मैंने आपको बोला कि गुरुजी को मैंने बोला कि गुरुजी वो जो भजन आपका है ना वो मुझे बहुत पसंद है, दिल के बहुत करीब है, मुझे दिल को छूता है वो। तो कहते हैं अच्छा, तो मैं आपको पहले उसकी 2 लाइनें सुनाती हूँ। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, गोविंद। अब जो मैंने कंपोज किया वो रामा हो जग जीवन थोरा, तू ना बिसर राम, मैं जन तोरा हो। इसमें जो हो है ना, ये उन्होंने जोड़ा साथ में कि इसको इस तरीके से गाओ। मैं सीधा गा रही थी, मैं जन तोरा राम, उन्होंने कहा नहीं, मैं जन तोरा हो राम हो। मैं उनके नतमस्तक हूँ, उनका बहुत आशीर्वाद है, बहुत प्यार। नहीं, बहुत सुंदर। देखिए, गुरु भी ढूंढता है कि उसको भी एक योग्य शिष्य मिले, तो गुरु को शिष्य से ज्यादा खुशी होती है। बिल्कुल। और ये हमारा जो गुरु शिष्य परंपरा है इसी पर निर्भर कर रहा है। राइट। लाखों वर्षों से हमारे यहाँ ऋषि मुनियों द्वारा जो भी रचा गया है वो गुरु शिष्य परंपरा से ही सामने आया है। बिल्कुल। तो ये कंटिन्यू रहना चाहिए। हम भी इस तरह का कुछ प्रयास कर रहे हैं कि हम देश में एक ऐसा सेंटर बनाएं जिसमें सारी कलाएं एक ही स्थान पर, कम से कम वो 100 एकड़ में बनेगा, जिसमें शास्त्रीय संगीत, नृत्य और जितनी विधाएं हैं, मतलब जैसे कर्नाटक संगीत का जो बिल्डिंग होगी वो स्ट्रक्चर भी कर्नाटक का बना हुआ होगा, इसी तरह से मणिपुर जैसा बना होगा। मतलब आपको पूरा लघु भारत वहां मिलेगा और हर कला के गुरु और शिष्य सीखने के लिए वहां आएंगे। जो एक ऐसा विशाल गुरुकुल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें मैं देश के सभी कलाकारों को अपने साथ जोड़ रहा हूं, ताकि पूरे विश्व में नालंदा, तक्षशिला जैसा कला संस्कृति का विश्वविद्यालय भारत में आरंभ हो सके। तो ये मैं चाहता हूं कि आप भी इसको, मैं लोगों को साथ जोड़िए और हम सब मिलकर, आज बहुत अच्छा लगा हमें डॉक्टर को, हमारे को, मैं क्योंकि डॉक्टर तो बोलता नहीं हूँ इसको, मेरी छोटी बहन है तो इसका मैं घर का नाम ही लेता हूँ, लेकिन डॉक्टर जसमीत कौर सचमुच में बहुत अच्छी गायिका हैं, क्लासिकल में पूरे देश में परफॉर्म कर चुकी हैं और मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में आप परफॉर्म करें और अधिक से अधिक बच्चों को आप संगीत सिखाएं भी और अपनी कला को आगे लेके जाए। ये मेरा आपके साथ बहुत अच्छा निवेदन है और प्रभु की कृपा पर बनी रहे, माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। चलिए जी, धन्यवाद बहुत बहुत। आप मेरा चैनल निर्मल रतनलाल वैद आप देखते रहिए, आप उसमें कमेंट लिखिए, आपके पास भी कोई अच्छा संगीतकार, कोई अच्छा गायक, कोई भी कलाकार हो, आप उसके बारे में जानकारी भेजें, हम उसको भी मिलेंगे, उसकी भी बातें सब तक पहुंचाएंगे। और जसमीत जी से आपको कोई भी अगर प्रश्न है तो आप मुझे लिख के भेजें, आपसे हम लाइव इंटरव्यू भी करवाएंगे। जो इनसे सीखना चाहता है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि ये ऑनलाइन भी सिखाती हैं, ताकि
इस कला को ये आगे बढ़ सके, इस कला ने इनको इतना कुछ दिया है, तो इनका भी एक जिम्मेदारी बनती है कि ये भी इस कला को आगे बढ़ाएं। और कोविड में सभी संगीतकार, सभी टीचर्स सबने, को हाँ। सिखा दिया है कि हमें ऑनलाइन कैसे क्लास कैसे लेनी है। सरवाइव करना है, बिल्कुल। और क्लास भी कैसे लेनी है और परफॉर्म भी कैसे करना है। हम लोगों ने तो ऑनलाइन परफॉर्मेंसेस दे दे के अपने आप को उस समय हाईलाइट किया, कैसे किया। और कोविड एक तरह से बहुत डिप्रेसिंग था, बट संगीत उसमें हमें लाइव रख रहा था, संगीत ने हमें जिंदा रखा हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है, और बहुत लोगों को आपने ठीक भी किया होगा संगीत से। चलिए जी, बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद, Thank you. नमस्कार। Thank you.